मदार बोलता है एफआईएस डीआईएस के डेटा से हम शुरुआत करते हैं। तो एफआईएस का डेटा तो कल काफ़ी खराब देखने के लिए मिला। यहाँ पर एक मैसिव सेलिंग एफआईएस की तरफ से देखने के लिए मिली। 11,756 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी, करीब 8718 करोड़ रुपए की। लेकिन डीआईएस की बाइंग ने उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया जितना कि एफआईएस सेलिंग ने कर दिया। एफआईएस की सेलिंग चूंकि आईटी शेयरों में रही होगी, क्योंकि कल हमने देखा था कि आईटी इंडेक्स करीब 1000 से 1100 पॉइंट नीचे था। तो उनका जो मेजर जो इन्वेस्टमेंट होता है आईटी और फाइनेंशियल्स में, काफ़ी उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट रहता है। तो जब भी आईटी या फाइनेंशियल्स में सेलिंग आती है तो एफआईएस का डेटा सामने देखने के लिए मिल जाता है। एफआईएस की अगर खरीदारी का ट्रेंड देखें और 3 दिन की खरीदारी का ट्रेंड जो रहा वो टूट गया, क्योंकि हमने देखा कि एमएससीआई जो रीबैलेंसिंग थी उसका इम्पैक्ट 25 नवंबर को आया। आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं 9,948 करोड़ रुपए की उनकी बाइंग थी। 26 नवंबर को उन्होंने 1158 करोड़ रुपए और जो परसों का सत्र था 8 करोड़ रुपए की मामूली बाइंग की। लेकिन कल की सेलिंग उनकी 11,756 करोड़ रुपए की हो गई। तो लगभग जितना उनका एक बाइंग फिगर आया था उससे ज़्यादा ही उनकी सेलिंग पहुंच गई 28 नवंबर के डेटा में। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि जो एफआईएस की सेलिंग है अभी भी रुकी नहीं है, और अगर उनकी 3 दिन की बाइंग आई है तो वो एक ही दिन में सेल भी कर देते हैं। लेकिन एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसीज का हाल किस तरह का देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबल इंडिसीज में देखें तो कल यूएस मार्केट तो बंद था, थैंक्स गिविंग डे था, जिसकी वजह से हमने देखा कि यूएस के मार्केट से तो डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो चाइनीज़ मार्केट से ज़रूर मिल रहा है, और कारण है उसका आज 1.5 से 1.5% ऊपर है हैंसेंग और शंघाई। और इसका कारण सिंपल है कि चाइना में स्टिमुलस को लेकर दोबारा बात हो रही है। दिसंबर मंथ में फिर एक स्टिमुलस आ सकता है, इकोनॉमिक मीटिंग होने जा रही है, उसका इंपैक्ट है। निकाई और कोस्पी यहाँ पर गिरावट देखने के लिए मिली है 0.5 से 1.25% की। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज के सत्र में टॉप गेनर्स बने हुए हैं या स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारे शेयर हैं जो कि एफ&ओ में शामिल हो चुके हैं। उसमें अदानी ग्रुप के भी काफ़ी सारे शेयर हैं, और जैसा आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं उनका इम्पैक्ट भी मिल रहा है। अदानी ग्रीन्स यहाँ पर 13% ये काउंटर ऊपर है, एफ&ओ में शामिल हुए हैं। ईज माई ट्रिप करीब 12.5% ऊपर है। पोस्ट बोनस इस काउंटर को एडजस्टमेंट करके देखें, क्योंकि जो लोग 30-32 रुपये का इसका प्राइस देखते थे वो डरे नहीं। 1:1 का बोनस आया तो आपके पास एक की जगह 2 शेयर होंगे, तो एडजस्टमेंट के हिसाब से ये करीब 36 से 37 रुपये चल रहा है। इनफैक्ट तो 12% ऊपर है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन करीब 11% ऊपर है। एटीजीएल 5.5%, जी एंटरटेनमेंट करीब 5.5% ऊपर है। तो काफ़ी कुछ ये खबरें वाले शेयर हैं जहां पर की इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। टॉप लूजर्स देख लेते हैं आज के सत्र में कौन से काउंटर हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्रेडिट एक्सिस, यहाँ पर एक विदेशी ब्रोकरेज हाउस का डाउनग्रेड है, जिसकी वजह से आज काउंटर में गिरावट है। पूनावाना करीब 3% नीचे है। त्रिवेणी टर्बाइंस 3.25%, नेटवैप 2.5%, पैसा लो करीब 2.5%। तो ये कुछ एक काउंटर्स हैं जो कि आज के मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेकिन डेटा की भी बात करेंगे और खबरों की भी बात करेंगे, क्योंकि खबरें और डेटा साथ साथ चलते हैं। और जो जियोपॉलिटिकल फ्रंट है वहाँ से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। रूस ने यूक्रेन को फिर एक बार धमकी दी है कि जो आपके डिसीजन मेकिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर हम दोबारा हमला करेंगे, और बड़ा हमला होगा इस बार। और अगर हम देखें तो उनका ये भी कहना है कि जो आपने यूके और यूएस की मिसाइल हमारे ऊपर छोड़ी हैं उसका हम बदला ये पूरी तरह से लेके मानेंगे। और यूक्रेन में अब चूंकि उन्होंने जो रूस ने हमले किए थे पीछे भी, तो उनकी वजह से हमलों की वजह से उनकी पावर जो ग्रिड थी उन पर इम्पैक्ट आ गया, और पावर संकट यूक्रेन में गहराता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये युद्ध हमले थम नहीं रहे। और इजराइल की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट आया कि इजराइल ने अभी तो लेबनान के साथ और हिजबुल्लाह के साथ अपना जो सीज़ फायर थी उसकी घोषणा की, लेकिन कल वो सीज़ फायर टूट गया। तो अभी भी ये नहीं माना जा रहा कि ये सीज़ फायर कितना इफेक्टिव है। शरद सर कैसे देखें? पहले मैं डिफेंस काउंटर देखना चाहूँगा, क्योंकि शायद डिफेंस कंपनी पर अभी भी फोकस करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को, जिस तरह की जियोपॉलिटिकल रिस्क चल रहा है। BEL, HAL, BEML, भारत डायनामिक्स, कोचिन शिपयार्ड, इन सभी कंपनियों में कोई आपको कंपनी समझ आती है जो कि आपको लगता है कि ऑन चार्ट्स ऑन डेटा थोड़ी ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सत्यम विवेक जी, अगर आप देखिए अगर आप भारत डायनेमिक्स को देखें, यहाँ पर भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। बीएल को देखें तो यहाँ पर भी देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। इस सेगमेंट में कंपनी सोलार इंडस्ट्रीज भी आती है, अगर आप देखिएगा तो जी। इनका भी अगर आप देखिएगा डिफेंस के अंदर सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है। यहाँ पर भी मुझे लगता है देखिए 12,000 तक, 12,100 तक के टारगेट खुलेंगे 9700 रुपए के स्टॉप लॉस से।
तो बिल्कुल मुझे लगता है बीईएल है, बीडीएल है, सोलार इंडस्ट्रीज है, यहाँ इन सेगमेंट्स पे, इन कंपनीज पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। जी। दूसरा सर, जिस तरह से हमने देखा कि अब चूंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क एक दो बड़े क्रूड ऑयल नेशंस के साथ जुड़ जाता है, एक रशिया जहां से कि एक बड़ा क्रूड ऑयल नेशन है, अगर वो युद्ध की स्थिति में, एक इंटेंस युद्ध की स्थिति में जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। दूसरा कि जो इसराइल और लेबनान वाला जो वॉर है वो अभी भी थम नहीं रहा सीज फायर के बाद भी। तो ईरान भी उस वजह से सर्कल में आ जाता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि हिजबुल्लाह को वही सपोर्ट कर रहे थे, तो ईरान भी एक बड़ा ऑयल का प्रोड्यूसर है। तीसरा कि ओपेक की मीटिंग 1 दिसंबर को होने वाली थी, वो 5 दिसंबर के लिए टल गई है, तो ओपेक प्लस की बैठक होने जा रही है जिसमें कि क्रूड सप्लाई को लेकर बात होगी। कैसे देख रहे हैं सर क्रूड से जुड़े हुए शेयर्स, खासतौर से एक्सप्लोरेशन कंपनी लाइक सेलन, रिलायंस, वेदांता और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो कि क्रूड से अगर प्राइस बढ़ते हैं तो नेगेटिवली इंपैक्टेड होती हैं, लाइक आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल? जी, तो देखिए बिल्कुल सबसे पहले तो पेट्रोनेट एलएनजी की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा बेस है, ये स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। अगर मैं देखूं लगातार, देखिए करीब जून के बाद से इसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं आया है, बहुत अच्छा बेस करीब 300-310 रुपए के आसपास का बना हुआ, उस जून इसने तोड़ा नहीं है। और अगर 340-45 के ऊपर चलना शुरू करेगा तो बुलिशनेस बिल दोबारा ये एक अपने अपवर्ड राइजिंग चैनल में एंटर करता है, समवेयर अराउंड ऊपर की तरफ 420 तक के टारगेट खुलते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और अडानी टोटल गैस, देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स थे। अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन, दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे थे। न्यूज के चलते बाजार इसमें एक ब्रेकडाउन आया था, करीब आप माने 683-695 के आसपास का एक ब्रेकडाउन आया था, आना नहीं चाहिए था, सपोर्ट बहुत अच्छा था उस जोन का। मुझे लगता था कि 830 के ऊपर सस्टेन करेगा अभी भी, तो इसके अंदर बड़ा मूव ऊपर की तरफ आप माने 940-1000 रुपए तक इसमें बिल्कुल मूव पॉसिबल है। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान लगाइएगा। इसके अलावा जीएसपीएल को देखिए, जीएसपीएल मुझे लगता है बिल्कुल एक अच्छा बेस बना करके स्टॉक अब चल रहा है 343 के आसपास। मुझे लगता है स्लोली इन ग्रेजुअली अगर स्टॉक कहीं 360 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो एक बड़ा मूव आपको 410 की तरफ यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये सारे काउंटर्स हैं जहां मुझे लगता है बिल्कुल एक बार ध्यान लगाना चाहिए। जहां तक बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल का सवाल है, मुझे लगता है अगर तीनों में मैं एक स्टॉक पिक करूं तो मुझे एचपीसीएल बेहतर लगता है। एचपीसीएल अभी भी 380-385 के पास एक सप्लाई जोन बना हुआ है, बट मुझे लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सप्लाई जोन को तोड़ेगा, ऊपर की तरफ चलेगा, दोबारा एक बार अपर ट्रेजेक्ट्री में आएगा, और इसके बाद आपको ऊपर की तरफ 440-460 तक के टारगेट एचपीसीएल में देखने को मिल सकते हैं। जी। शर्मी जोशी जी हैं, गुड मॉर्निंग बोल रही हैं, एंड आई एम ए बिग फैन ऑफ दिस शो, थैंक यू मैम। इनका सा सवाल बीईएल पर है। अभी बीईएल की बात भी हो रही थी, इन्होंने 282 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट्स? तो बिल्कुल देखिए बीएल के बेहतरीन रिजल्ट आए थे, बिल्कुल जिसने खरीदा, जिसने पिछले 2-3 सप्ताह झेल लिया बीएल को, बिल्कुल आप ये मौका है, होल्ड कीजिए। ये तीन मैंने भी इसको रेकमेंड किया था क्लाइंट्स को, नीचे के लेवल पर 267-280 के जोन में, मुझे लगता है बेस बहुत अच्छा बना था 267 पर। जब जैसे रिजल्ट इसके अच्छे आए, कुछ दिन स्टॉक वैसिलेट किया, आप देखिए चलना शुरू कर गया है। 327 तक के टारगेट आपको अभी साफ दिख रहे हैं, मुझे लगता है धीरे धीरे 340 तक भी स्टॉक बिल्कुल जा सकता है। बिल्कुल आप इसको होल्ड कीजिए। फ्यूचर्स में, ऑप्शन में भी अगर आप चाहें तो 320 का कॉल आउट ऑफ द मनी कॉल आप लेकर के चल सकते हैं, इस दिसंबर एक्सपायरी का अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा। कैश में और फ्यूचर्स में भी खरीद सकते हैं 330-340 के टारगेट के लिए। बिल्कुल। तो मैम अभी भी आप बने रह सकते हैं, सर तो बाय की भी रिकमेंडेशन दे रहे हैं, लेकिन आप बने रह सकते हैं। 330-40 के टारगेट सर ने बता दिए हैं। बीएल पर बात करना जरूरी था क्योंकि डिफेंस कंपनियों से जुड़ी ये इस समय सेंटीमेंट बन रहा है, लेकिन आज सेंटीमेंट बनेगा भारत के जीडीपी डेटा से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जीडीपी डेटा वैसे देखने से आसान लगते हैं कि जीडीपी डेटा आ गए, सुन लिया कितनी ग्रोथ आई है, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट होता है, वो मैं पहले बताऊँगा, बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले जीडीपी डेटा की एस्टिमेट्स बता देता हूँ। अगर हम देखें तो Q2 जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। Q1 में यही ग्रोथ 6.7% रही थी, तो थोड़ा सा ऑन द स्लगिश साइड जीडीपी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। उसके कारण भी हैं, जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो थोड़ा वीक रहा Q2 में, और साथ ही जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो भी थोड़ी वीक रही है, जिसकी वजह से जीडीपी इतना स्ट्रांग नहीं आएगा Q2 में, ऐसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है।
ले और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 7% का आरबीआई का टारगेट है, वो अब देखना होगा कि सेकंड हाफ में कैसे पूरा करते हैं। तो ये थोड़ा सा जीडीपी डेटा को लेकर कंसर्न है। लेकिन जीडीपी डेटा क्यों इंपैक्ट डालते हैं मार्केट पर, कि जीडीपी ग्रोथ के बेसिस पर ज़्यादातर जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं वो अपनी एक कंट्री को लेकर फोरकास्ट रखते हैं कि हमें इतना इन्वेस्ट करना है और इतना मार्केट जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी ग्रोथ वो अपने जो फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं उनको चेंज करते हैं। तो अगर जीडीपी ग्रोथ ठीक ठाक आती है, अपवर्ड रिवाइज होती है, तो हम आने वाले दिनों में देखते हैं कि फ्लो थोड़ा मार्केट में तेज पड़ता है। वहीं जीडीपी ग्रोथ अगर खराब आती है और उनको लगता है कि आउटलुक भी खराब है, तो थोड़ा सा वहाँ पर टिंकरिंग भी होती है उनके फाइनेंशियल मॉडल्स में। सर लेकिन कुछ एक शेयर्स जो मैं ध्यान खींचना चाहूँगा, उसमें मैन्युफैक्चरिंग और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा से जुड़े हुए लाइक कैपिटल गुड्स के एल&टी, सीमेंस, एबीबी, इन सभी काउंटर का जीडीपी से डायरेक्टली लिंक किया जाता है। साथ ही एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सेक्टर लाइक गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, रैलिस इंडिया, चंबल फर्टिलाइजर, जीएनएफसी, इनको भी लिंक किया जाता है। बाकी जो कंजम्पशन से जुड़े हुए सेक्टर हैं लाइक एचयूएल, मैरिको, इन सभी पर आपका मैं व्यू जानना चाहता हूं कि आपको कौन से ठीक लग रहे हैं, इनमें कौन से आपको लगता है कि अभी ऑन चार्ट्स ऑन डेटा वीक हैं। तो देखिए कुछ एक स्टॉक है जो बहुत बढ़िया चल रहा है। कोरोमंडल इंटरनेशनल देखिए केमिकल सेगमेंट में मेरा पसंदीदा स्टॉक है। मुर्गप्पा ग्रुप का देखिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में इसको होना चाहिए। अगर आप जीएनएफसी को देखें, यहाँ पर भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है ये भी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है। एफएमसीजी में तीन चार कंपनियों के नतीजे बहुत अच्छे आए थे। आप देखिए विवेक जी, मैरिको का नतीजा बहुत अच्छा था, गोदरेज सीपी के नतीजे बहुत अच्छे थे, यूनाइटेड स्पिरिट काफी बुलिश रहा है, तो जुबिलेंट फूडवर्क्स के नतीजे काफी अच्छे रहे सिक्वेंशियली। मुझे लगता है ये तीन चार काउंटर है जहां बिल्कुल आपको पोजीशन बना करके चलना चाहिए। अगर ये बार के जीडीपी नंबर्स अच्छे आते हैं और अब कहीं हमें अर्बन एरिया की ग्रोथ देखने को मिलती है, जो पहले एफएमसीजी काउंटर्स ने दिखाया था कि साहब केवल अर्बन एरिया में देखिए ग्रोथ कहीं ना कहीं म्यूटेड है, तो ये सारे स्टॉक्स जिनके सीक्वेंशियल रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ये पहले आपको बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिखाई देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ एक सिलेक्टिव काउंटर्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए। कैपिटल गुड्स में देखिए, अगर आप एलएनटी को देखें तो यहाँ पर बहुत अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई दिया। डिक्सन को देखें तो बहुत अच्छी ट्रेजेक्टरी में डिक्सन ऑलरेडी चल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा देखिए बीडीएल, बीईएल वगैरह मैंने शेयर किए, जो कैपिटल गुड्स सेक्टर के स्टॉक है, वहां पर भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, उन पर भी ध्यान लगाया जा सकता है। बिल्कुल। आज एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि 45 शेयर एफ एंड ओ की लिस्ट में नए शामिल हुए हैं। उनमें से काफ़ी सारे शेयर्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और सरप्राइजिंगली अदानी ग्रुप के शेयर तो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन्स, इन सभी का परफॉर्मेंस काबिल तारीफ़ है। वहीं अगर हम देखें तो जो एफ एंड ओ की लिस्ट में शामिल हुए हैं, एक बार वो लिस्ट ही देख लेते हैं कि कौन से शेयर्स हैं जो कि एफ एंड ओ की लिस्ट में शामिल हुए हैं। उसमें जियो फाइनेंशियल, एंजल वन, पेटीएम, नायका, जोमेटो, डी मार्ट, पूनावाला फिनकॉप, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स, वरुण बेवरेजेस, पीबी फिनटेक्स, टाटा इलेक्साई, सुप्रीम इंडस्ट्री, काफ़ी सारे शेयर हैं। मैं सरकारी कंपनीज़ की भी लिस्ट पढ़ देता हूं, जो कि सरकारी कंपनियां जैसे कि आप बीच वाली रो जो देख रहे हैं, पहली लिस्ट में पढ़ चुका हूं। दूसरी लिस्ट में एनएचपीसी, एसजेवीएन, हुडको, एलआईसी इंडिया, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, येस बैंक, आईआरएफसी, बीएससी, कैम, सीडीएसएल, ऑयल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये थोड़ी प्राइवेट कंपनीज हो गई। बाकी इंफ्रा साइड पर देखें तो आईआरबी इंफ्रा, एनसीसी, सीईएससी जैसी कंपनियां हैं। सीजी पावर, कैपिटल गुड्स से साइंट, आईटी से डिलीवरी एंड जेएसएल, कल्याण ज्वेलर, केईआई, केपीटी, एपीएल, अपोलो, लोधा डेवलपर, मैक्स हेल्थ, प्रेस्टीज स्टेट और सोना बीएलडब्ल्यू, इतनी सारी कंपनियां एफ एंड ओ में आ गई हैं। शरद सर, आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आपकी लिस्ट लंबी हो गई ट्रैक करने के लिए और बहुत सारे मिड कैप, स्मॉल कैप भी इस लिस्ट में आ गए। आप तो बहुत क्लोजली देख रहे हैं सर, देखते हैं एफ एंड ओ डेटा को। सर, कोई लग रहा है इन सभी शेयरों में जो लिस्ट में नए आए हैं, इनमें ये लिस्ट में कितने अच्छे परफॉर्मर रहेंगे? अदानी पे आप बात ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अगर कुछ और ऐड करना चाहें पॉइंट तो। मैं बिल्कुल ऐड करता हूँ। देखिए अकाउंटर्स पे ध्यान रखिए, जो सरकारी बैंक आए हैं छोटे, बिल्कुल ये इनके रिजल्ट बहुत अच्छे थे। विवेक जी, अब एफएनओ में आए हैं, सब दौड़ेंगे। इसके अलावा देखिए जो पावर सेक्टर की कंपनियां, सीएससी आई है, सीजी पावर को देखिए, ये आपको अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। आईआरबी बहुत अच्छा करता हुआ दिखाई देगा, बहुत अच्छी कंपनी परफॉर्मेंस करती रही है। अगर आप प्रेस्टीज एस्टेट, सोना बीएलडब्ल्यू देखें, सिक्वेंशियली बहुत बढ़िया कर रही है। जब से सोना बीएलडब्ल्यू ने
इसके स्कॉट्स के बिजनेस को एक्वायर किया है, उसके पास वो आईपीएस एक्रेडिट बिजनेस है इसी साल से। बहुत अच्छा ट्रैक्शन इसके अंदर बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए पेटीएम जोमेटो, यहाँ पर आप देखिएगा अच्छी खासी ऑलरेडी पैसा जोमेटो के पास है, 10,000 करोड़ और पैसा रेस कर रहे हैं। कुछ एक्विजिशन करेंगे, 300 तोड़ेगा, 360 तक जाएगा। पेटीएम देखिए विच एवर वे बहुत अच्छा अट्रैक्शन बना हुआ, यहाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पीबी फिनटेक पे ध्यान रखिएगा। सुप्रीम इंडस्ट्री पे एक बार ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए जितने भी पीएसयू बैंक मैंने आपको गिना है, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इन तीनों के ऊपर आप बिल्कुल नजर बना करके रखिएगा। और जितने शेयर मैंने आपको अभी तक गिनाए हैं, वो सारे शेयर में के मुझे लगता है बहुत अच्छे मूव आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा अडानी के अंदर देखिए, अगर आप अडानी एनर्जी देखें, अडानी टोटल गैस देखें, नतीजे बहुत बढ़िया थे विवेक जी इनके। इसके बावजूद गिरावट देखने को मिली। हो सकता है कि ये जैसे ही अडानी की न्यूज सेटल हो, ये स्टॉक्स और भी आपको ऊपर की तरफ चलते हुए दिखाई दे। क्योंकि एफएनओ का सबसे बड़ा फ्लेयर ये होता है कि लोग अगर स्टॉक को कई बार ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, कई बार महंगे वैल्यूएशन पे स्टॉक एफएनओ का होता है तो बहुत तेजी से पहुंचता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इन सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छा ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो बुके है वो बड़ी हो गई है। क्योंकि आप देखिए इंडेक्स के अंदर देखिए बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद होने से जी। बहुत बड़ा फायदा फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक में हुआ है। क्योंकि स्टॉक्स के जो मूव होते हैं बहुत ही सैक्रोसैंक्ट होते हैं, वो हम्म। इंडेक्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं, थोड़ा कम वोलेटाइल होते हैं। तो रिटेलर्स बिल्कुल। को कम नुकसान होगा, प्रोवाइडेड इंडियन मार्केट में अगर आप देखें एनएसई एफएनओ स्पेस में ऑप्शंस की चेन बहुत इलिक्विड होती हैं। वहां पर अगर पार्टिसिपेशन बढ़ाए, अगर एक्सचेंज थोड़ा ध्यान दे, सेबी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करे, क्लाइंट्स को अवेयर करे, और वहां हम्म। पर लिक्विडिटी बढ़े ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन चेन के अंदर, कि लोग बिल्कुल। उसको प्ले कर पाए, मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिशियल होगा शॉर्ट टर्म। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी पैसा बनाना। इंडेक्स में नुकसान आता है लेकिन स्टॉक में उतना नुकसान नहीं आता, उसके मूव बहुत सेक्रोसेंट होते हैं, आइदर ऑन द अपसाइड और डाउन साइड। बिल्कुल, काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे शरद सर, अदानी ग्रुप के अदानी ग्रुप के शेयरों के रिजल्ट्स तो कोई आजकल देख ही नहीं पाता। वो 2 ही दिन का गेम रह जाता है। उससे ज़्यादा तो जो पूरा क्वार्टर होता है उसमें जो न्यूज़ फ्लो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इतनी न्यूज़ आती हैं पॉजिटिव साइड पर और नेगेटिव साइड पर कि कोई भी निवेशक, ट्रेडर, बहुत सारे लोग तो इनको अब अवॉइड ही करने लगे कि हम नहीं देख पाएंगे। रोज़ रात को ये नोटिफिकेशंस देखना कि आज पॉजिटिव न्यूज़ आई है या नेगेटिव न्यूज़ आई है, वो ट्रेडर ही कर सकता है, वो इन्वेस्टर्स तो शायद कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन सर फिर भी मैं एक चीज़ पूछ लेता हूँ, क्योंकि अदानी ग्रुप के शेयर काफ़ी चल रहे हैं, ये तीनों ही, एटीजीएल, अदानी ग्रीन्स और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। इनमें कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप बताएं कि इनमें क्या करें अभी? जी तो देखिए, अगर आप अडानी टोटल को देखें तो विवेक जी, इज इट पॉसिबल कि हम चार्ट शेयर कर सकें, कि स्क्रीन शेयर कर सकें? आप तो इज इट पॉसिबल? अगर होगा तो आप मुझे बताइएगा। सर चार्ट तो आप बोलिए, उस केस शेयर में आप आप शेयर बोलिए सर, चार्ट आ जाएगा या आप कर सकते हैं सर? आप स्क्रीन शेयर करिए जी सर। जी 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 जी, तो देखिए मैं बिल्कुल एक बार हाँ हाँ जी, तो एक बार देखिए मैं स्क्रीन शेयर करने की आपसे कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। जी एक मिनट रुकिएगा, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी। जी तो देखिए मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर पा रहा हूँ। देखिए अगर आप स्टॉक को देखिए तो ये देखिए, जो अडानी पोर्ट जी। का स्टॉक आप सामने देख रहे हैं सर, ये जी। बेसिकली आप देखें तो एक फॉलिंग वेज पैटर्न है। इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला। जनरली कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, ऊपर की तरफ टूटता है। अब जी। देखिए ये कोई भी पुल बैक आएगा तो 1,300 रुपए तक आएगा। इसके हम्म। अंदर आप देखिएगा कोई भी पुल बैक रहेगा तो 1,300 को ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, फ्रेश बुलिशनेस नहीं आएगी। जहां पर ये गिरा था, हम्म। 966, 1,050, इसका बड़ा सपोर्ट जोन था, एक पुल बैक हमें देखने को मिला है। अगर आप अडानी ग्रीन को देखें तो देखिए यहां पर भी देखिए एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था। अब ये बेसिकली जो इसका सबसे बड़ा जोन है 1,540 के आसपास है। कोई भी पुल बैक आएगा तो 1,540 तक का पुल बैक बिल्कुल इसके अंदर एक possible है। मुझे लगता है इनके अंदर यहाँ पर बिल्कुल एक पुल बैक आ सकता है। सिमिलरली आप अडानी टोटल को देखें, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। जी
जी, तो देखिए अडानी टोटल का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने रिजल्ट के दौरान, आप देखिए, मुझे लगता था कि शायद ये 800 ये जो 680 690 का जोन है, ये इसका नहीं टूटना चाहिए शरद था। सर, एक वीक मैं केवल ये जो है रिक्वेस्ट स्टॉक करूंगा, नीचे की तरफ गया है, इसके बाद देखिए। शरद सर थोड़ा नेटवर्क वीक है, इसलिए चार्ट पूरी तरह से नहीं आ पा रहे हैं। तो जी, आप ऐसे ही लेवल बता दीजिए सर, क्योंकि जो कोई आप कोई चार्ट बात नहीं। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जी जी, मैं ऐसे वो, लेवल बताया तो। जी बिल्कुल। जी जी जी, कोई बात नहीं। तो देखिए अडानी टोटल गैस में 830 का भाव है। मुझे लगता है बिल्कुल ये 940 तक का एक पुल बैक बिल्कुल इसके अंदर पॉसिबल है। स्लोली एंड ग्रेजुअली अडानी टोटल गैस आपको 900 रुपए की तरफ जाता दिखाई देगा। जो मैक्सिमम पुल बैक अडानी पोर्ट में आएगा वो 1300 रुपए तक आएगा। अब बेस बन गया है अडानी पोर्ट का समवेयर अराउंड 1100 रुपए के आसपास। 1100 के नीचे जाए आप इसको बेच सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक के अंदर बिल्कुल आप एक बार ध्यान रखिएगा। और अडानी ग्रीन के ऊपर देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले टारगेट दिया था। मुझे लगता है जी अडानी ग्रीन एनर्जी को अगर आप देखेंगे तो जो पुल बैक अभी इसके अंदर आया है लास्ट वीक में, उसका बेस अब बन जाता है समवेयर अराउंड 1000 रुपए के आसपास। 1232 का भाव है। मुझे लगता है मैक्सिमम पुल बैक इसके अंदर 1550 के आसपास आएगा। 1232 का भाव है। 1550 के ऊपर सस्टेन कर जाए, चलने लगे, इसके बाद ही फ्रेश बुलिशनेस आएगी। तो यहां पर क्या है, बिल्कुल सही बात विवेक जी आपने बोली, कोई भी न्यूज रोज ट्रैक नहीं कर सकता है। तो अडानी स्टॉक्स में क्या है, आप केवल इंट्राडे पोजीशन ले सकते हैं, मल्टी डे तो ले ही नहीं सकते। देखिए देखने में बहुत अच्छा लगता है चार्ट के, यहाँ से पुल बैक आ गया मैंने खरीद लिया, लेकिन जी शायद मेरे लिए संभव नहीं होगा। मैं शायद उतना केपेबल नहीं हूं कि अडानी ग्रीन स्टॉक्स में न्यूज को रीड कर पाऊं, रोज न्यूज पर ट्रेड कर पाऊं। लेवल मैं जरूर दे रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद जो मैंने दूसरे बिल्कुल। सेक्टर्स के स्टॉक दिखाई दे जहां सिक्वेंशियली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, वो चल रहे हैं। वहां पर देखिए कोचिन शिपयार्ड, मैं आपको एग्जांपल देता हूं विवेक जी। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच वगैरह का रहा था। देखिए कोचिन शिपयार्ड सर्किट टू सर्किट चल रहा है। तो ये क्या होगा, जहां रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे वहां पर अगर बने रहेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होने का चांस रहेगा। अडानी स्टॉक्स में देखिए देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट ना एंट्री आप कर सकते हैं, ना एग्जिट करते बनता है, ना पोजीशन होल्ड करते बनता है। बिल्कुल। आप होल्ड करेंगे रात में सो नहीं पाएंगे। तो आई डोंट थिंक सर कि अडानी स्टॉक्स में आप सिर्फ देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बट ट्रेड नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो मूवी की टिकट की तरह इसको, अदानी स्टॉक्स को देखिए और मूवी को एंजॉय करिए, क्योंकि जिस तरह की रोलर कोस्टर राइड इनमें थर्सडे से पिछले देखने के लिए मिली है, शायद ही कोई हो जो कि इसमें इन्वेस्टमेंट करके या ट्रेड करके पैसे कमा पाया होगा। लेकिन F&O में आ चुके हैं, स्टेबल होने दें, फिर देखते हैं कि किस तरह का न्यूज़ फ्लो मिलता है। लेकिन कुछ और भी खबरें हैं जिनका कि इम्पैक्ट हम जानने की कोशिश करेंगे। BSE के इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी में अब 1 जनवरी के बाद से बदलाव शुरू हो गए, और बदलाव में ये होगा कि उनकी जो अब वीकली डेरिवेटिव एक्सपायरी होगी और या मंथली डेरिवेटिव एक्सपायरी होगी, वो सभी मंगलवार को होंगी। शरद सर कैसे देख रहे हैं? एक एक्सचेंज मंगलवार को करेगा अपनी एक्सपायरी जो F&O की होगी, और अभी NSE की तरफ से भी कुछ होगा, तो वहाँ पर जो थर्सडे को रहती है मंथली एक्सपायरी। सर कैसे देखें ये? एक तरह से ब्रोकरेज हाउसेस के लिए पॉजिटिव है कि आप वॉल्यूम आराम से बढ़वा सकते हैं क्लाइंट से, जो सटोरिये लोग होते हैं, जो स्पेकुलेटिव लोग होते हैं, जो ट्रेड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उनके लिए एक रूम मिल गया, विंडो मिल गई है कि आप ट्यूसडे भी करो, थर्सडे भी करो। और BSE के लिए भी एक फ़ायदा है कि आपका सीधा कंपटीशन अब है ही नहीं NSE से। तो देखिए मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देखिए फेनो साइट पर ज्यादातर एनएससी में ही ट्रेड होते हैं अभी तक। ये बहुत ही हैबिचुअल पर्सपेक्टिव है। मीन्स अब जब आपको पता है कि आप केवल एनएससी में कर रहे हैं, तो आप यूजुअली आप क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। जी हाँ ये जरूर है, कुछ सस्टेन्ड एफर्ट बीएससी की तरफ से हो तो शायद ज्यादा वॉल्यूम बीएससी में भी ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। तो मुझे लगता है बिल्कुल, अगर अगर दूसरे एक्सचेंज पर कहीं एक्सपायरी मिलती है आपको, तो ऑब्वियस सी बात, एक आपका वॉल्यूम बिल्कुल बीएससी का बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बट सर एक BSE के बात मुझे शेयर में लगता है क्या करें टैक्टिकल सर? शरद सर, अब बिल्कुल जी कट टू कट करते हैं सर। BSE के शेयर में क्या करें, और एंजल वन और ये ब्रोकरिंग हाउस के शेयर्स में क्या करें सर? जी, तो देखिए बीएससी का शेयर काफी चल गया है सर। अगर आप देखिए जब तक 5000 के ऊपर आप सस्टेन ना करें, मुझे नहीं लगता इसके अंदर फर्दर बुलिशनेस रहेगी। बिल्कुल उसको अभी खरीदारी करने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। उसी तरह से आप देखिए मोतीलाल ओसवाल, मुझे लगता है यहाँ पर जरूर एक बार एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप गिरावट में आप एक बार खरीदारी करने का मौका बना सकते हैं। 870 रुपए के आसपास का बेस है। अभी मैं तुरंत बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। 906 रुपए का भाव है। अगर 940 के ऊपर निकल जाए, सस्टेन करे, तो बिल्कुल उसको खरीदारी कीजिए। दोबारा हो सकता है आपको 1050 1060 तक के भाव देखने को मिल जाए।
तो मैं मोतीलाल ओसवाल पे जरूर पॉजिटिव जी। रहूंगा, और बीएससी को भी एक ब्रेकआउट 5,000 के ऊपर ही खरीदने की सलाह दूंगा। तो बीएससी और मोतीलाल ओसवाल इस जो फाइनेंशियल फील्ड है इसमें नज़र रखनी होगी। एक और इम्पॉर्टेंट खबर, क्योंकि काफ़ी सारे दर्शक हैं लाइन में लगे हुए हैं अपने सवाल पूछने के लिए, और हमारा खास सेगमेंट शुरू भी होने वाला है छोटे शहर ऊंची छलांग, उसमें सभी दर्शकों के सवाल लेंगे। लास्ट क्वेश्चन सर इस चीज़ पर ले लेता हूं, जो खबरों वाले जो खबरें हैं, जो शेयर हैं, 21 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में जो फ्लाइट की टिकट्स हैं वो काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, और अब सरकार भी काफ़ी पैनी नज़र रखी हुई है, और उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है जो कि इन पूरी ही टिकट के प्राइसेस पर एक जांच कर रही है। सर ये कितना पॉजिटिव या नेगेटिव है इंडिगो या स्पाइस जेट जैसी कंपनीज के लिए? कहीं ना कहीं रेगुलेटर इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उनकी जो एक प्राइस जो तय करने की सीमा है वो कहीं ना कहीं लिमिट हो सकती है, लेकिन अभी तो फिलहाल वो ज़्यादा प्राइस लेके एंजॉय भी कर रहे हैं। तो कैसे ट्रेड करें सर इंडिगो और स्पाइस जेट को? जी जी, देखिए, अगर स्पाइस जेट को देखें, यहाँ पर एक अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई दिया 57-58 रुपए के आसपास। पिछले 4-5 सप्ताह से कंसोलिडेट करेगा स्टॉक। हो सकता है स्टॉक कहीं 68 रुपए तक आपको एक पुल बैक दिखाई दे, लेकिन अभी एंट्री मत करिए। 64 रुपए के ऊपर निकल जाए, 61 रुपए का भाव है, 64 के ऊपर सस्टेन करिए, तभी इसमें एंट्री बनती है 68 और 72 के टारगेट के लिए। अब इसमें अगर आप देखें, इंडिगो एक नॉच बेटर है। इंडिगो को आप देखेंगे तो एक बेस बन गया है 4150-4200 रुपए के आसपास। ये जो पर्टिकुलर पुल बैक आ रहा है, ये लिमिटेड पुल बैक है, 4530-4600 रुपए तक ये पुल बैक आएगा। उसके ऊपर जाने में उसको मेहनत लगेगी। इंडिगो को 4600 रुपए के ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल है। उसके ऊपर निकल के सस्टेन कर जाए, देयर सम डिसेंट पॉजिटिव न्यूज व्हिच हैज बीन डिस्काउंटेड इन द स्टॉक, उसके ऊपर निकल जाएगा तो आपको, तब आपको 5,000 के भाव देखने को मिलेंगे। तो एक लिमिटेड मूव आपको 4600 रुपए का मिलेगा। 4150 का स्टॉप लॉस रखिए। बिल्कुल, तो छुट्टियों पे जाना महंगा हो रहा है, और ख़ास तौर से ईयर एंड पर, लेकिन सरकार नज़रें बनाई हुई है और सरकार कोशिश कर रही है कि आपको टिकट सस्ती मिलें।